स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। देखिए, इकोनॉमी हम लोग देख रहे थे करंट में। इकोनॉमी का ये सेकंड पार्ट है जिसमें कृषि मतलब प्राइमरी सेक्टर देखेंगे, सेकेंडरी सेक्टर देखेंगे और टर्सरी सेक्टर को देखेंगे, ठीक है ना। आर्थिक में जो है इंपॉर्टेंट जो डाटा है या जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देखेंगे। चलिए, पहला मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023 रिपोर्ट आया, ठीक है ना। ध्यान रखना, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स 2023 आया। और ये किसने जारी किया? तो मत्स्य पालन, पशुपालन एंड डेयरी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। तो ये डाटा ज़्यादा रिलायबल है। जो पहले आपने आर्थिक सर्वेक्षण से रटा होगा उससे थोड़ा सा चेंज है, तो इसको ध्यान में रखना है ना, इस बात को। अच्छा, दुग्ध उत्पादन में अगर देखा जाए तो दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? पहले स्थान पे है। तो भारत शुरू से ही 1998 से ही 1998 से ही प्रथम स्थान पे आ रहा है। तो एफओ के डाटा जो जारी किया गया है उसमें विश्व में पहले स्थान पे है कुल दुग्ध उत्पादन में, ठीक है ना। और प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता देखा जाए देश में तो कितना है? 459 ग्राम प्रतिदिन है। 459, ये भी बात ध्यान रखना है कि प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितना है? 459 ग्राम पर डे है, ठीक है ना। अगर दूध उत्पादन में देखा जाए तो नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे कौन है? राजस्थान, और तीसरे पे गुजरात। आपने यकीनन इससे पहले राजस्थान पढ़ा होगा, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश है, ये ध्यान रखना। अच्छा, प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कहाँ पे ज्यादा है? तो 1283 ग्राम पर डे पंजाब में दूध उपलब्ध है। राजस्थान में 1138 ग्राम पर डे है और हरियाणा में 1098 है। ये टॉप 3 हैं स्टेट जहां में पर व्यक्ति दूध उपलब्धता ज्यादा है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखना। अंडा उत्पादन में देखा जाए तो भारत कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। अच्छा, जो भी भारत की रैंकिंग बताई जाएगी वो एफओ के जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर रोम है, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे, ठीक है ना। अंडा उत्पादन में अगर स्टेट में देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्टेट में अंडा उत्पादन कौन करता है? आंध्र प्रदेश, देन तमिलनाडु है और तेलंगाना तीसरे नंबर पे है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का अगर इसमें देखा जाए तो बहुत ज्यादा तो नहीं है, 2.37% हिस्सेदारी है उत्तर प्रदेश में। मांस उत्पादन में देखो, प्रति व्यक्ति अगर देखा जाए तो 7.10 केजी प्रति वर्ष है। ध्यान रखना, प्रति वर्ष बोला गया है कि 7.10 केजी प्रति वर्ष मांस उपलब्धता है किसमें? भारत में। अगर भारत का देखा जाए तो मांस उत्पादन में कौन से नंबर पे आता है? 8वें नंबर पे आता है मांस उत्पादन में। ध्यान रखना, एफएओ के अनुसार भारत कौन से नंबर पे आता है? 8वें नंबर पे आता है। अच्छा, मांस उत्पादन में सिर्फ 5 राज्य देखा जाए तो यहाँ भी बहुत फेरबदल हुआ है। नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल और तीसरे पे महाराष्ट्र। आप पहले से एक नंबर पे पढ़ते आ रहे हैं महाराष्ट्र, बट अब उत्तर प्रदेश हो गया, देन पश्चिम बंगाल, देन महाराष्ट्र, ठीक है ना। उन उत्पादन में देखा जाए, उन उत्पादन में तो सबसे ज्यादा उन उत्पादन भारत में किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में होता है। ध्यान रखना इस बात को। उसके बाद जम्मू कश्मीर में, देन गुजरात में होता है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की अगर हिस्सेदारी देखा जाए तो 2.44% है, 2.44%, ठीक है ना। अच्छा, प्रमुख फसलों के उत्पादन का अंतिम अनुमान देखा जाए तो चावल में सबसे ज्यादा, ऐसे भारत सबसे ज्यादा उत्पादन क्या करता है? चावल करता है, खाद्यान्न में। तो चावल भी कितना करता है? तो लाख टन में दिया है, अगर मेट्रिक टन दिया हो तो अंतर होगा। ध्यान रखना, मेट्रिक टन में 1 दशमलव और बैठा देंगे तो 110.75 मेट्रिक टन हुआ चावल का। गेहूं का कितना हुआ? 110.5 हुआ। ध्यान रखना, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा अगर भारत में चावल उत्पादन भी किया जाता है, सबसे ज्यादा क्षेत्र पे चावल बोया भी जाता है, ये भी ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। मोटे अनाज ध्यान रखना है, जो मिलेट्स है, क्योंकि इस बार 2023 मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, यूएन ने घोषणा किया था। तो ये 57.3 मीट्रिक टन मिलेट्स का उत्पादन हुआ। कुल दाल में देखा जाए तो 26.05 मीट्रिक टन दाल में उत्पादन हुआ। तो ये कुछ डाटा था जो याद रखना चाहिए आपको। कपास में देखा जाए तो 336.60 लाख गांठे क्या हुए?
बनी उत्पादन हुआ। अच्छा, बागवानी में देखा जाए तो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड इस बार 351.92 मिलियन टन बागवानी उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया, मिलियन टन, ठीक है ना, बागवानी उत्पादन। रबी फसलों के लिए न्यूनतम एमएसपी जारी कर दिया गया, और ये कौन जारी करता है? फाइनली आर्थिक मामले के मंत्रिमंडल समिति द्वारा ये फाइनली जारी किया जाता है, अनुमोदन। सीएसीपी क्या करता है? सीएसीपी उसकी अनुशंसा करता है, और जारी फाइनली कौन करता है? जारी आपका हमने बताया आर्थिक मामले के मंत्रिमंडल समिति द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें अगर देखा जाए तो गेहूं का 2024-25 अगले साल के लिए जो रेट लगाए गए हैं 2275 रुपया, ठीक है, 150 रुपये में वृद्धि हुई। पहले दाम था 2125 रुपया, अब हो गया 2175। तो कितने में वृद्धि किया गया? 150 रुपया का वृद्धि किया गया। सबसे ज्यादा वृद्धि अगर देखा जाए तो मसूर में किया गया। मसूर में कितना वृद्धि किया गया? 425 रुपया, ठीक है ना, मसूर में। उसके बाद रेपसीड एंड सरसों में वृद्धि देखने को मिलता है, कितना? 200 रुपया, ठीक है ना। तो मसूर का दाम 6000 से बढ़ के 6425 रुपया हो गया, और रैपसीड का 5450 से बढ़ के 5650 रुपया हो गया। तो ये कुछ एमएसपी निर्धारित किया गया था, उसको बता दिया। अब देखो नेक्स्ट की अगर कृषि का देखा जाए कि जीडीपी में कितना हिस्सेदारी है, तो लगभग 19% योगदान है जीडीपी में कृषि का। तो ये भी बात ध्यान रखना, और इस पे कृषि पे 2/3 आबादी इस पे निर्भर है, कृषि पे, ठीक है ना। तो ये भी बात ध्यान रखना। अच्छा, श्री अन्न का कुल उत्पादन 2022-23 में कितना रहा? 159.1 लाख टन से बढ़कर 2023 में कितना हो गया? 170 लाख टन हो गया। लघु सिंचाई योजना की छठी गणना आई, उस छठी गणना में देख लिया जाए तो छठवीं गणना लघु सिंचाई योजना की छठवीं गणना है, ये ध्यान रखना। उसके अनुसार सर्वाधिक लघु सिंचाई योजना कहाँ पे चलता है? उत्तर प्रदेश में चलता है, उसके बाद महाराष्ट्र, देन मध्य प्रदेश। तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक लघु सिंचाई कहाँ पे चलता है? उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, और तीसरा मध्य प्रदेश, ठीक है ना। चौथे पे तमिलनाडु आता है। अगर ग्राउंड वाटर की बात करें तो ग्राउंड वाटर में सबसे ज्यादा अग्रणी राज्य कौन रहा? उत्तर प्रदेश, देन हमारा महाराष्ट्र, देन एमपी, देन तमिलनाडु। सरफेस वाटर में ध्यान रखना, सरफेस ग्राउंड वाटर में तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन सरफेस वाटर पे कौन है? महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, देन कर्नाटक, देन तेलंगाना, ठीक है ना। महाराष्ट्र में कुएं खोदने, सतही प्रवाह और सरफेस लिफ्ट योजनाओं में अग्रणी है। तो कुआं खोदने में, सतही प्रवाह में, सरफेस लिफ्ट योजना में कौन नंबर 1 पे है? तो महाराष्ट्र है, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो पशुपालन क्षेत्र के लिए पहली क्रेडिट गारंटी योजना, पशुपालन क्षेत्र के लिए पहली क्रेडिट गारंटी योजना स्टार्ट किया गया है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत। ध्यान रखना, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत पशुधन क्षेत्र में के लिए पहली क्रेडिट गारंटी स्कीम प्रारंभ की गई है। तो कौन से फंड के तहत? ये AHIDF एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत पशुधन क्षेत्र के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरुआत की गई है, ध्यान रखना इस बात को। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि ये पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा 750 करोड़ रुपए की एक क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना की गई है। ये 750 करोड़ रुपए की निधि का प्रबंधन कौन करेगा? नाबार्ड करेगा, ठीक है ना, नाबार्ड करेगा, इस बात को भी ध्यान रखना। अराकू कॉफी और काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र मिला। तो विशाखापत्तनम के गिरिजन कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन को उसकी प्रसिद्ध अराकू कॉफी, जो प्रसिद्ध अराकू कॉफी और काली मिर्च की फसल के लिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दे दिया गया। अब बात होता है कि ये ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन देता कौन है? तो अपेडा देता है। अपेडा ये है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके द्वारा ये ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दिया जाता है, ध्यान रखना। और ये आंध्र प्रदेश में अराकू वैली है, ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है। अराकू वैली आंध्र प्रदेश में है, वहीं पे ये अराकू कॉफी बोया जाता है और उत्पादन होता है। यहाँ की मिट्टी में भरपूर आयरन होता है, जिसकी वजह से इसकी कॉफी की अलग स्वाद होती है, ठीक है ना। और अराकू घाटी जो है, वैली है, वो लाल लेटराइट मिट्टी का बना हुआ है, इसलिए कॉफी के उत्पादन के लिए बेहतर माना जाता है, ठीक है ना।
खरीफ फसलों के लिए एमएसपी देखा जाए तो सर्वाधिक वृद्धि इस बार सीसम या तिल पे किया गया, 805 रुपया पर प्रति क्विंटल वृद्धि किया गया, किसमें? तिल पे। तो ये बात ध्यान रखना है। और सामान्य धान्य की रेट का क्या हो गया, 2040 से बढ़ के 2183 183 कर दिया गया, किसका? धान का सामान्य रेट। कितना रहा? वृद्धि किया गया 143 रुपया। और धान ग्रेड ए का देखा जाए तो रेट क्या हो गया, 2203 रुपया, उसमें भी वृद्धि 143 रुपया किया गया, पहले दाम था 2060। तो ये ध्यान रखना इस बात को। और सबसे ज्यादा वृद्धि किस में किया गया है? मूंग में किया गया है, मतलब सबसे ज्यादा तिल में, उसके बाद मूंग में वृद्धि किया गया है, ठीक है ना? ओके। उसके बाद सब्जी उत्पादन में देखा जाए शीर्ष 5 राज्य कौन है? तो पहला राज्य सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश है, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा मध्य प्रदेश। ये टॉप 3 याद रखना सब्जी उत्पादन में। फल उत्पादन में देखो, फल उत्पादन में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश हमेशा रहा है, तो अभी भी है। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है फल उत्पादन में, ठीक है ना? अगर समग्र बागवानी में देखा जाए, समग्र बागवानी उत्पादन में, तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मध्य प्रदेश, देन वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, समग्र बागवानी उत्पादक में। अच्छा, वहीं प्लांटेशन का क्रॉप में देखा जाए, बागवानी फसल उत्पादक में, प्लांटेशन क्रॉप में, तो नंबर 1 पे कर्नाटक है, देन केरल है, ठीक है ना? ये बात भी ध्यान रखना। अच्छा, और कुछ फल सब्जी वाले में देखा जाए तो कुल फल में कौन है? आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, केला आंध्र प्रदेश। आम में ध्यान रखना, पहले उत्तर प्रदेश हुआ करता था, अब आंध्र प्रदेश हो गया है। अमरूद उत्तर प्रदेश एज यूजुअल है, अंगूर महाराष्ट्र एज यूजुअल है, सेब जम्मू कश्मीर एज यूजुअल है, मस्क मेलन उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। पपीता ध्यान रखा, चेंज हो गया, गुजरात हो गया पपीता, ठीक ना? तो जो चेंज हुआ है वो उस पर ज्यादा फोकस रख रहे हैं। कुल फूल में तमिलनाडु वैसे ही कि वैसे है। कुल सब्जी में उत्तर प्रदेश, पहले वेस्ट बंगाल हुआ करता था, अब उत्तर प्रदेश हो गया। आलू में उत्तर प्रदेश रहा नंबर 1 पे, ठीक है ना? टमाटर पे देखो चेंज हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, पहले कहाँ होता था, महाराष्ट्र वगैरह, अब टमाटर पे मध्य प्रदेश। प्याज में महाराष्ट्र है, बैगन में पश्चिम बंगाल है, ठीक है ना? नेक्स्ट है कि वैश्विक मिलेट श्री अन्न सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो वैश्विक मिलेट सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ और मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया, ठीक है ना? तो इतनी बात ध्यान रखना। अच्छा, मिलेट के उत्पादन में चेंज हो गया है, ये डाटा पुराना है। मिलेट के उत्पादन में राजस्थान अब नहीं रह गया है, ठीक है ना? राजस्थान नहीं रह गया मिलेट के उत्पादन में। और जब ऊपर के डाटा देखोगे तो राजस्थान दूसरे नंबर पे आ गया है, ये डाटा पुराना है। तो ऐसे पहले नंबर पे पहले राजस्थान होता था, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे उत्तर प्रदेश और चौथे पे कर्नाटक हुआ करता था। अभी राजस्थान चेंज होके कौन हो गया है? तो मिलेट्स के लिए कौन हो गया है? कर्नाटक हो गया है। कौन हो गया? कर्नाटक हो गया नंबर 1 पे। तो ये ध्यान रखना इस बात को भी। उद्योग सेक्टर की बात करें तो पहला आता है कि एफडीआई के बारे में बात करें। एफडीआई और फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023 लाया गया। जो एफडीआई है या फॉर्च्यून 500 कंपनियां हैं, उनको निवेश प्रोत्साहन नीति लाया गया। इस नीति में ये बात कहा गया है, खास करके उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जीडीपी, जो सकल घरेलू उत्पाद को 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचाने के लिए ले रखा गया। जीएसडीपी में कितना बढ़ाया जाएगा? 1 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा गया। उसमें ये ध्यान रखना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से कितना रखा है? ये घरेलू उत्पाद में लगभग 25% वृद्धि की बात कहा है और बढ़ा के इस देखो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25% अभी हिस्सेदारी है किसका? उत्तर प्रदेश का। उसे बढ़ा के 50% तक ले जाने के लिए बोला गया है। आवश्यकता है अगर 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, किसको? उत्तर प्रदेश को, ठीक है ना? और वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला, अपनी रिपोर्ट में बोला कि देखो, उद्योग और जो बैंक निधियों को अपने प्रोजेक्ट को आकर्षित करने में, मतलब सीधी बात है कि उत्तर प्रदेश जो भी उद्योगपति हैं या बैंक निधि है या किसी को आकर्षित करने में नंबर 1 रहा है उत्तर प्रदेश। किसने ये आंकड़ा दिया है? रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने दिया है कि उत्तर प्रदेश
उद्योगपतियों या बैंक निधियों को आकर्षित करने वाला नंबर 1 राज्य रहा है। ये बात ध्यान रखना। जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, कहाँ पे हुआ? लखनऊ में हुआ, उत्तर प्रदेश में। तो लगभग 35 लाख करोड़ रुपए का क्या हुआ? निवेश प्राप्त हुआ, ठीक है ना। और ये भी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश 2017 में जो उसका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था 14वें स्थान पे, उससे बढ़ के अब दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश आ गया है। तो मतलब यहाँ पे बिजनेस करना क्या है? आसान है। वहीं अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश देश में 5वें स्थान पे था सकल घरेलू उत्पाद में, तो अब कितने आप आ गया है? दूसरे स्थान पे आ गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले पे महाराष्ट्र है, ठीक है ना। अच्छा, अगर देखा जाए तो विगत 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश 3.14 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर किया। कितने? 3.14 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर किया है। और 41 योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश क्या है? पहले स्थान पे है 41 योजनाओं के क्रियान्वयन में। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 11वां स्थान है, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा तो रैंक नहीं बोला जा सकता। विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक ईज लिट्स मतलब लिट्स रिपोर्ट जारी किया गया। लिट्स रिपोर्ट 2018 में ये विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक के तर्ज पे ही ये जारी किया जाता है। ये 5वां संस्करण है लिट्स का, ठीक है ना। अगर स्थल रुद्र समूह में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश लगातार दूसरे वर्ष ये क्या अचीवर श्रेणी में शामिल है। तटीय कोस्टल ग्रुप में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु है। इससे हमें मतलब नहीं है। पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट में असम, सिक्किम, त्रिपुरा है। केंद्र शासित प्रदेश में यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़, दिल्ली है। तो ये अचीवर देश है, इससे उतना मतलब नहीं है। हमें ये मालूम है कि लैंडलॉक में अचीवर श्रेणी में उत्तर प्रदेश है, इस पे फोकस रखना है। अच्छा, राइट लिमिटेड और इरकॉन को नवरत्न का दर्जा मिला। जब राइट लिमिटेड और इरकॉन को नवरत्न का दर्जा मिल गया तो टोटल नवरत्न कंपनियां कितनी हो गई? 16 हो गई हैं। कितनी हो गई? 16 हो गई। अच्छा, एरिकॉन कब स्टैब्लिश हुआ था? तो 1976 में स्टैब्लिश हुआ था। वहीं राइट कब स्टैब्लिश हुआ था? 1974 में स्टैब्लिश हुआ था। तो ये भी स्टैब्लिश की बात आ जाए तो टोटल नवरत्न कंपनियां कितना है? 16 है। ध्यान रखना, बेल और वेल, जो वेल है वो हमारा कहाँ पे है? वो महारत्न कंपनी है नालको, यहाँ पे नवरत्न कंपनी है। कभी कंफ्यूजन कर सकता है बालको वगैरह देके। और यहाँ पे ओएनजीसी विदेश लिमिटेड है, जबकि ओएनजीसी महारत्न कंपनी है। एरिकॉन 15वें नंबर पे है और राइट्स क्या है? 16वें नंबर पे है, जबकि ओएनजीसी विदेश कौन से 13वें नंबर पे है। कई जगह इसको 14वें नंबर पे बताया गया, बट वो गलत है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखा जाए तो उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति 2023 जारी किया गया। तो ये बड़ी बात क्या है कि राज्यपाल द्वारा ये 4 अगस्त 2023 को अधिसूचना के तहत ऑर्डिनेंस पास करके ये नीति लाया गया है 5 वर्षों के लिए। ध्यान रखना, ऑर्डिनेंस के तहत लाया गया है। ये मेन बात देखने में आया है, ठीक है ना। अच्छा, भारत अगर देखा जाए तो विश्व में चिकित्सा सामग्री का 12वां सबसे बड़ा निर्यातक है चिकित्सा सामग्री में। और एशिया में चौथा सबसे बड़ा चिकित्सा उपकरण का बाजार है कौन? भारत ग्रीनफील्ड फार्मास्यूटिकल परियोजना हेतु सीधे 100% तक क्या कर सकता है? ये एफडीआई दे सकता है। और ब्राउन फील्ड फार्मास्यूटिकल परियोजना के लिए 74% एफडीआई पेशकश करता है। तो ग्रीन फील्ड में 100% और ब्राउन फील्ड में, मेडिकल फील्ड में या फार्मास्यूटिकल फील्ड में 74% एफडीआई पेशकश करता है, ठीक है ना। अच्छा, इंडिया टूरिज्म स्टैटिक्स एट ए ग्लांस जारी किया गया। किसके द्वारा? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। और पर्यटन में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें रही वो देख लेते हैं। देखो, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियों में भारत की हिस्सेदारी देखा जाए तो 2.08% है। जितना अंतर्राष्ट्रीय में पर्यटन से आता है उसका सिर्फ 2.08% भारत में आता है। अब विश्व पर्यटन प्राप्तियों में भारत का स्थान क्या है? 14वां है, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो इसमें भारतीय पर्यटक जो हैं ASI के तहत केंद्रीय संरक्षित स्मारक, जिसमें भारतीय पर्यटन ज्यादा घूमने आए, तो सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटक की बात कर रहे हैं। किसके? भारतीय पर्यटक। तो सबसे ज्यादा कहाँ है? ताजमहल में है। दूसरा कहाँ? लाल किला पे है। तीसरा हमारा सूर्य मंदिर कोणार्क है।
और चौथा आगरा का किला, देन कुतुब मीनार। ये भारतीय पर्यटक सबसे ज्यादा ताजमहल घूमे, देन लाल किला घूमे। वहीं अगर विदेशी पर्यटक देखें तो सबसे ज्यादा ताजमहल आए, उसके बाद आगरा किला आए, फिर फतेहपुर सिकरी और इत्माउद्दौला मकबरा गए, ठीक है ना, फिर सेहत में। तो ध्यान रखना ताजमहल विदेशी पर्यटक सबसे पसंदीदा रहा ताजमहल, देन आगरा का किला रहा दूसरे नंबर पे, ठीक है ना, जबकि भारतीय पर्यटकों का ताजमहल, उसके बाद लाल किला रहा, ठीक। अच्छा, अगर घरेलू पर्यटकों की संख्या में देखा जाए कि घरेलू पर्यटक कहाँ पे सबसे ज्यादा गए, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में विजिट किए, देन तमिलनाडु में, ठीक है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटक कहाँ घूमे, उत्तर प्रदेश में घूमे। और वहीं विदेशी पर्यटक देखें तो सबसे ज्यादा कहाँ गए, गुजरात में गए, फिर महाराष्ट्र में गए, फिर पश्चिम बंगाल में गए। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो ये 5वें नंबर पे हैं जहां पे विदेशी पर्यटक आए। तो सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक गुजरात में आए, जबकि घरेलू पर्यटक कहाँ पे आए, उत्तर प्रदेश में आए। ये बात ध्यान रखना। ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दे दिया गया है। तो रेक को 12वीं महारत्न कंपनी की दर्जा दिया गया था, अब 13वीं महारत्न कंपनी के रूप में किसे शामिल कर लिया गया है, ऑयल इंडिया लिमिटेड को। निर्यात तैयारी सूचकांक या एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स ईपीआई किसके द्वारा जारी किया जाता है, नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है ये सूचकांक। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसमें। अगर ये 4 श्रेणियों में जारी किया जाता है, पहली बात तो एक तो कोस्टल, दूसरा लैंडलॉक, तीसरा हिमालय और चौथा केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्य में बांटा गया है। तो 4 श्रेणियों में ईपीआई जारी किया जाता है। तो कोस्टल में टोटल कितने, 8 राज्य थे। 8 राज्य में सबसे नंबर 1 पे कौन रहा, तमिलनाडु रहा, जबकि अंतिम स्थान पे कौन रहा, केरल रहा, 8वां, ठीक है ना। तो कोस्टल में कौन नंबर 1 रहा ईपीआई में, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में कौन रहा, तमिलनाडु रहा, ठीक है ना। वहीं हिमालयी राज्यों में देखा जाए तो टोटल 9 राज्य शामिल थे और उसमें शीर्ष पे कौन रहा, उत्तराखंड रहा। वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1 पे कौन रहा, उत्तराखंड, और अंतिम स्थान पे कौन रहा, मिजोरम। 9वें स्थान पे कौन रहा, मिजोरम रहा, ठीक है ना। अच्छा, वहीं अगर देखा जाए लैंडलॉक में तो लैंडलॉक में कुल 10 राज्य थे। नंबर 1 पे कौन था, हरियाणा, और छत्तीसगढ़ अंतिम स्थान था, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की अगर रैंकिंग देखा जाए लैंडलॉक में, तो लैंडलॉक में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा, तीसरा था ईपीआई में, ध्यान रखना। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान रहा। लेकिन अगर समग्र रैंकिंग में देखा जाए, समग्र रैंकिंग में तो सबसे ज्यादा कौन रहा, तमिलनाडु रहा नंबर 1 पे, देन महाराष्ट्र रहा, देन कर्नाटक रहा, ठीक है ना। समग्र रैंकिंग में अंतिम कौन रहा, लक्षद्वीप रहा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर राज्य की बात करें तो मिजोरम था, ऐसे यूटी में लक्षद्वीप था, समग्र रूप से लक्षद्वीप, लेकिन अगर समग्र रूप से राज्य कौन अंतिम रहा तो मिजोरम रहा। अच्छा, समग्र रैंकिंग में उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पे रहा, 7वें नंबर पे, जबकि लैंडलॉक में कितना बताया ईपीआई में, वो तीसरे नंबर पे बताया, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का उच्चतम निर्यातक जिला कौन रहा, हाईएस्ट एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट कौन रहा, गौतम बुद्ध नगर रहा। ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तमिलनाडु भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य है। तो तमिलनाडु राज्य शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यात करता है, मतलब शीर्ष निर्यातक के रूप में शामिल है। तो ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में देखें तो सबसे नंबर 1 पे कौन रहा, तमिलनाडु रहा, लेकिन दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश भी रहा। ये भी ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में, ठीक है ना। अगर भारत की देखा जाए तो भारत 2022 में इसकी रैंकिंग क्या थी, 19वीं, 2 पायदान की गिरावट दर्ज करते हुए 21वीं रैंक हासिल किया है इस सूचकांक में, इलेक्ट्रॉनिक निर्यात के सूचकांक में, ठीक है ना। वैश्विक स्टार्टअप, हम बात कर रहे थे ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, वो ज्यादा स्किप हो गया उसकी वजह से। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, 21वीं रैंक है, जबकि 2022 में कितना था, 19वीं रैंक था, ध्यान रखना। तो इसमें अगर ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में देखा जाए तो नंबर 1 पे कौन है, यूएस, दूसरे नंबर पे यूके और तीसरे नंबर पे इजराइल है। ये भी ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो भारत की तरफ से बेंगलुरु 8वें नंबर पे, नई दिल्ली 13वें नंबर पे, शीर्ष 20 में शामिल
ये शहर हैं जहाँ पे क्या स्टार्टअप स्टार्ट हुए, ठीक है ना, या स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला ये शहर है। कौन कौन? बेंगलुरु 8वें नंबर पे, नई दिल्ली 13वें नंबर पे है, ये दो ध्यान रखना। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ पे हुआ? लखनऊ में हुआ। इसके बारे में पीछे भी बता रखे हैं कि लगभग एमयू के माध्यम से 33.50 लाख करोड़ रुपया क्या हुआ? निवेश प्राप्त हुआ। सबसे ज्यादा निवेश कहाँ प्राप्त हुआ? पश्चिमांचल में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कितना? 45%। और पूर्वांचल में, पूर्वांचल देखा जाए तो दूसरे नंबर पे था। सबसे ज्यादा निवेश कहाँ? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और देन पूर्वी उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल में हुआ। कितना? 29%। और मध्यांचल और बुंदेलखंड में लगभग 13% दोनों जगह रहा, ठीक है ना। बुंदेलखंड में भी सबसे ज्यादा निवेश कहाँ प्राप्त हुआ? झांसी में प्राप्त हुआ, ये जान लेना। अच्छा, जो भी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में निवेश हुआ तो सबसे ज्यादा निवेश रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हुआ। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर या नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र पे सबसे ज्यादा क्या निवेश प्राप्त हुआ, ये बात ध्यान रखना। आप देखो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम में देखें तो विश्व बैंक समूह द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 39 जारी किया गया। ध्यान रखना, ये जो हम रेमिटेंस की बात करते हैं ना कि सबसे ज्यादा भारत ने प्रेषण प्राप्त किया, पैसा प्राप्त किया, कितना? 125 बिलियन डॉलर, ठीक है ना। तो ये यही माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के नए संस्करण लिवरेजिंग डायस्पोरा फाइनेंस फॉर प्राइवेट कैपिटल मोबिलाइजेशन शीर्षक से जारी किया गया। तो कभी ये हो सकता है शीर्षक पूछा जा सकता है, चांसेस ऐसे कम है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर रिमिटेंस देखा जाए तो किसको मिला? भारत को मिला। देन सेकंड नंबर पे मैक्सिको को, देन चीन को, फिलीपींस को और मिस्र को रहा। तो भारत को कितना प्राप्त हुआ? 125 बिलियन डॉलर प्राप्त हुआ रेमिटेंस के रूप में, ठीक है ना, 125 बिलियन डॉलर। वहीं अगर यहाँ साउथ एशिया में देखा जाए तो पाकिस्तान दूसरे नंबर पर रहा। साउथ एशिया की बात हो रही है जो भारत के इर्द गिर्द लगे हुए हैं, ठीक है ना, क्लियर? ओके। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक समूह द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस जनवरी मंथ में। तो इसमें ब्रिक्स देशों में सर्वाधिक वृद्धि दर करने वाला कौन है? भारत है, 6.3। ये बताया कौन? विश्व बैंक के ये ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट ने बताया। तो अगर भारत का देखा जाए तो 2021 में क्या बताया था? ग्रोथ रेट 9.1 बताया था। 2022 में कितना? 7.2 बताया था। अभी 23 के लिए एस्टिमेट किया है 6.3, 24 के लिए 6.4 और 25 के लिए 6.5 एस्टिमेट किया है ग्रोथ रेट किसका? भारत का, ठीक है ना। वहीं अगर विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट के देखा जाए, ये जारी कौन करता है? ये जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी कौन करता है? यूएन करता है। ये भी ध्यान रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? यूएन के द्वारा जारी किया गया। और इसमें इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की वृद्धि दर कितना रहेगा? तो 2000 ईयर देख लेते हैं, 2022, 23, 24, 25 है। तो 2022 में कितना रहेगा? 7.7 ग्रोथ रेट रहेगा। 23 में रहेगा 6.3, 24 में 6.2 और 25 में 6.6 रहेगा। इसको लिख के रख लेना एक जगह, ठीक है ना, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है और ज्यादातर वर्ल्ड बैंक, यूएन और आईएमएफ का पूछा जाता है ज्यादातर, ठीक है ना। कभी कभी एडीबी का पूछ लिया जाता है, बट ज्यादातर इन्हीं तीनों का पूछा जाता है। तो लिख के एक जगह रख लेना, लास्ट समय में देख लेना। विश्व के सर्वाधिक अमीर देश देखा जाए तो पीपीपी पे देखा जाता है, परचेजिंग पे देखा जाता है। अच्छा, पीपीपी का मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे प्रति व्यक्ति जीडीपी देखा जाए तो लग्जमबर्ग नंबर 1 पे है। सबसे ज्यादा अमीर देश कौन है? लग्जमबर्ग। देन आयरलैंड है, देन सिंगापुर। लग्जमबर्ग के जीडीपी प्रति व्यक्ति कितना है? यूएस डॉलर में 1,43,320। लग्जमबर्ग सबसे अमीर देश है। देन आयरलैंड है, देन सिंगापुर है। ध्यान रखना, अगर एशिया में पूछे तो सिंगापुर है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ऋण जीडीपी अनुपात में
सबसे ज्यादा कौन ऋण जीडीपी अनुपात में सबसे ज्यादा रहा भारतीय राज्य में? तो अरुणाचल प्रदेश पे सबसे ज्यादा ऋण जीडीपी अनुपात रहा 53%। देन पंजाब का रहा 46.8%। तो सबसे ज्यादा ऋण जीडीपी अनुपात किसका रहा? अरुणाचल प्रदेश का। ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। अब मार्केट कैप के आधार पे विश्व के शीर्ष 5 बड़े बैंक कौन कौन से हैं? तो जेपी मॉर्गन चेस यूएस का है, दूसरा बैंक ऑफ अमेरिका, दूसरा ये भी है। तो दोनों जेपी मॉर्गन चेस यूएस का और बैंक ऑफ अमेरिका, ये टॉप 2 हैं कौन? मार्केट कैप के आधार पे विश्व के शीर्ष बैंक में। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में 2024 में देखा जाए तो विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? सिंगापुर का है, ठीक है ना। तो इस बार जापान नहीं है, ठीक, ये भी ध्यान रखना। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक दिसंबर के रिपोर्ट देखा जाए तो एशियन डेवलपमेंट आउटलुक किसके द्वारा निकाला जाता है? एडीबी बैंक के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है ना। इसमें इंडिया की ग्रोथ रेट कितना एस्टिमेट किया गया है? तो 2022 में किया गया है, 2022 में 7.2 और 23 के सितंबर में बताया गया था कि 6.3 रहेगा और दिसंबर में ये अपना चेंज करके क्या कर दिया? 6.7 कर दिया एडीबी और 24 में 6.7 भी रहने का अनुमान लगाया है। तो 23 में भी 6, लास्ट जो दिसंबर में पूछे तो 6.777 यही ध्यान रखना है। बस सितंबर 2023 के सितंबर में 6.3 अनुमान लगाया था, ठीक है ना। 23 में 2023 की बात कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट, डेट नहीं डेब्ट रिपोर्ट, ठीक है ना। इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट जारी किया गया किसके द्वारा? विश्व बैंक समूह के द्वारा। ये 50वां संस्करण था। इस इंटरनेशनल डेब्ट जो ऋण रिपोर्ट है उसमें एक अच्छा खासा डाटा देखने को मिला, क्या कि जो विकासशील देश हैं वो 443.5 बिलियन यूएस डॉलर क्या किए हैं? ऋण लिए हैं। कितना? विकासशील देशों द्वारा विश्व बैंक के द्वारा, विश्व बैंक से कितना लिए हैं? 443.5, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा इतिहास में सर्वाधिक डेब्ट दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा किसी डेवलप कंपनी को, डेवलप कंपनी कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्री को, ठीक है ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अक्टूबर, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है। अक्टूबर में जो जारी किया गया था उस रिपोर्ट के अनुसार भारत का ग्रोथ रेट अगर देखा जाए तो ये इसने क्या अनुमान लगाया है कि 2022 में 7.2 रहेगा, 23 में कितना रहेगा? 6.3 और 24 में भी 6.3 आईएमएफ ने बोला है। तो ये लिख के रख लेना, कई बार हमने बोला, लिख के रख लेना। विश्व निवेश रिपोर्ट, ये विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है? अंकटाड जारी करता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? अंकटाड जारी करता है। और इसका थीम था सभी के लिए सतत ऊर्जा में निवेश, इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। ये क्या था? इसका थीम था, ठीक है ना। देखो अगर देखा जाए तो दक्षिण एशिया में भारत घोषित ग्रीनफील्ड परियोजना के संदर्भ में, ग्रीनफील्ड परियोजना के तहत ध्यान रखना, तीसरा सबसे बड़ा मेजबान देश है और अंतरराष्ट्रीय परियोजना वित्त सौदे के संदर्भ में दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो ये दक्षिण एशिया में भारत के बारे में बोला गया है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये ध्यान रखना, एफडीआई इनफ्लो में, ये इंपॉर्टेंट है, एफडीआई इनफ्लो में भारत का रैंक कितना रहा? 8वां रहा, ठीक ना। कि यहाँ पे कंपनियां, विदेश से कंपनियां जो आई, तो पूरे विश्व का आकलन किया जाए तो 8वें स्थान पे आता है कि यहाँ पे विश्व की कंपनियां आई और निवेश किए, ठीक है ना। लेकिन टॉप पे कौन रहा? ये बात उठती है। तो टॉप पे एफडीआई इनफ्लो में सबसे नंबर 1 पे रहा यूएस, ठीक है। उसके बाद चीन, और अगर सिंगापुर देखा जाए तो सिंगापुर रहा। तो यूएस टॉप पे रहा, चीन रहा, सिंगापुर रहा। आउटफ्लो में ध्यान रखना, वो देश जाके किसी दूसरे देश में निवेश करें उसको आउटफ्लो बोलते हैं। इनफ्लो में क्या? दूसरे देश की कंपनियां आती हैं, जैसे भारत में अगर आती हैं तो कितना निवेश कर रहे हैं, उसमें 1 नंबर पे यूएस था, ठीक है ना। वहां पे विदेशी कंपनियां आके निवेश सबसे ज्यादा कर रही थी। फिर चीन में सबसे ज्यादा कर रही थी, देन सिंगापुर में, वैसे ही 8वें नंबर में आके कंपनियां निवेश कर रही थी भारत में। लेकिन सबसे ज्यादा बाहर जाके निवेश कौन किया? तो यूएस जाके किया नंबर 1 पे। तो एफडीआई इनफ्लो में भी आउटफ्लो में भी कौन है? यूएस है। दूसरे नंबर पे आउटफ्लो में जापान है
और तीसरे नंबर पे चीन है, ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2023, ये कॉर्सेरा संस्थान द्वारा जारी किया गया ग्लोबल स्किल रिपोर्ट, ठीक है ना। अगर ग्लोबल स्किल रिपोर्ट के देखा जाए तो ये 5वां संस्करण था। समग्र कौशल दक्षता स्किल प्रोफिशिएंसी में देखा जाए तो स्विट्जरलैंड सबसे नंबर 1 पे है। समग्र कौशल रूप से दक्ष कौन है? स्विट्जरलैंड है। और नाइजीरिया इसमें अंतिम स्थान पे है, मतलब वहां पे कौशल लोग उतना नहीं है। भारत में देखा जाए तो 2023 में ये 60वां स्थान प्राप्त किया है, जबकि 22 में ये 68वें स्थान पे था, ठीक है ना, कौशल स्किल इंडेक्स में देखा जाए तो, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर एशिया प्रशांत में देखा जाए तो भारत 13वें स्थान पे आता है, ओवरऑल 60वें स्थान पे है, ये बात को ध्यान रखना। समग्र कौशल दक्षता में अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है, देन चंडीगढ़ है, देन पंजाब है। तो नंबर 1 पे कौन है? पश्चिम बंगाल है। और उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पे आता है कौशल के मामले में। तो ये हमारा क्या था? ग्लोबल स्किल रिपोर्ट था। सबसे ज्यादा स्किल आदमी किस देश में पाए जाते हैं? स्विट्जरलैंड में। सबसे खराब कहाँ? नाइजीरिया में। अब भारत का स्थान कितना है? 60वां है 2023 में, जबकि 22 में कितना? 68वां था, ठीक है ना। अगर राज्य में देखा जाए भारत में, तो सबसे ज्यादा स्किल लोग कहाँ पे रहते हैं? पश्चिम बंगाल में, देन चंडीगढ़ में, फिर पंजाब में, ध्यान रखना। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बताया गया। किसको? सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट को, ठीक है ना। सर्वाधिक स्वच्छ हवाई अड्डों की सूची में कौन शामिल रहा? जापान का टोक्यो हनेडा हवाई अड्डा, ठीक है ना। अब विगत वर्ष भी ये था और इस वर्ष भी था। तो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन था? सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट, ध्यान रखना, विश्व का। वहीं आईजीआई की बात करें जाए, नई दिल्ली की इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वो 36वें रैंक पे था। अगर भारत में देखा जाए तो नंबर 1 पे था, ठीक है ना। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया घोषित किया गया। साउथ एशिया में क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया घोषित किया गया। तो साउथ एशिया में सबसे क्लीनेस्ट एयरपोर्ट भी घोषित किया गया। किसको? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को, ध्यान रखना। साउथ एशिया की बात हो रही। अब वैश्विक सूचकांक कुछ हैं इंपॉर्टेंट, वो देख लेते हैं। फोर्ब्स ने विश्व के 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं का सूची जारी किया, ठीक है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा अगर देखा जाए युवा के रूप में यूएस के टेलर स्विफ्ट सबसे युवा शक्तिशाली महिला रही। और वहीं सबसे बूढ़ी में देखे जाए तो यूएस के ही जूडी फाकनर सबसे उम्रदराज 80 वर्ष के शक्तिशाली महिला रही। नंबर 1 पे इसमें रैंकिंग में फोर्ब्स ने रैंकिंग में किसको दिया है? उर्सुला वान डेर लेन। ये क्या है? राजनीतिक नीति या यूरोपियन संघ की अध्यक्ष बोला जाएगा, तो ये भी सही होगा। क्रिस्टिनी लेगार्डे दूसरे नंबर पे, कमला हैरिस तीसरे नंबर पे, टेलर स्विफ्ट 5वें नंबर पे है, ध्यान रखना। ये जो सबसे युवा भी है, ठीक है ना, महिला है। 4 भारतीय महिलाएं शामिल हुई इसमें। निर्मला सीतारमण को 32वें स्थान मिला और ये लगातार 5वीं बार इस सूची में शामिल रही। वहीं 2022 में 36वें स्थान पे थी और 2021 में 37वें स्थान पे, ठीक है ना। 2020 में 41वें स्थान पे रही, 2019 में 34वें स्थान पे। तो कभी कभी ये लगाने के लिए अगर आ जाए तो टफ क्वेश्चन बन सकता है, बट एक बार ध्यान रखना अभी तो 32वां स्थान पे है। एशियल टेक की चेयरपर्सन रोशनी नडार 60वें स्थान पर रही। वहीं सेल की अध्यक्षता सोमा मंडल 17th पोजीशन पर रही। बायोकॉन की किरण मजूमदार 76वें स्थान पे थी। तो टोटल 4 महिलाएं शामिल थी। कौन कौन थी? तो एक हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, दूसरे नंबर पे कौन? रोशनी नडार, तीसरे नंबर पे सोमा मंडल और चौथे नंबर पे किरण मजूमदार, ठीक है ना। देखो 100 प्रेरक तथा प्रभावशाली महिलाओं की सूची बीबीसी द्वारा भी जारी किया गया, ठीक है ना। बीबीसी द्वारा 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं का भी सूची जारी किया गया। अगर इस सूची में देखा जाए तो भारत की तरफ से कौन था? दिया मिर्जा, ठीक है ना। दिया मिर्जा, फोटोग्राफर आरती कुमार राव, क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर और बौद्ध नन जेत्सुनमा तेजिन पामो, ये 4 लोग रहे कहाँ पे? बीबीसी में,
ठीक है ना, ध्यान रखना। फोर्ब्स भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्ति की सूची जारी की, भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्ति की। तो इसमें अगर महिलाओं में देखा जाए तो सावित्री जिंदल का एवं परिवार सबसे ज्यादा धनी था। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मुकेश अंबानी नंबर 1 पे थे, गौतम अडानी और एवं उनका परिवार दूसरे नंबर पे, और फीमेल में देखा जाए तो सावित्री जिंदल एवं परिवार नंबर 1 पे रहा, जबकि मेल में मुकेश अंबानी रहे, ओवरऑल भी मुकेश अंबानी रहे, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो हुरून के द्वारा भी हुरून इंडिया रिच लिस्ट जारी किया गया, 361 वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट जारी किया गया। उसमें भी नंबर 1 पे कौन रहा, मुकेश अंबानी एवं परिवार रहा, दूसरे नंबर पे अडानी। तो ये ध्यान रखना कि वही सेम चीज चला आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो हुरून लिस्ट में सबसे कम उम्र का अरबपति कौन रहा, कैवल्य बोहरा रहे, जो जेप्टो के स्थापना किया। तो कैवल्य बोहरा शामिल रहे। जो बाइजू के रविंद्रन थे वो इस सूची से बाहर हो गए, इस बात को भी ध्यान रखना। फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची 2023 जारी किया गया, उसमें नंबर 1 पे 10वें वर्ष लगातार कौन रहा, वॉलमार्ट रहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में कौन रहा, वॉलमार्ट रहा, लगातार 10 वर्ष से रहा, ठीक है ना। इसमें कुल 8 भारतीय कंपनियां शामिल रही। कितनी भारत की कंपनियां कितनी शामिल रही, फॉर्चून ग्लोबल 500 में भारत की 8 कंपनियां शामिल रही। और उसमें टॉप मोस्ट पे कौन रहा, रिलायंस इंडस्ट्री रहा 88वें नंबर पे, 88 नंबर पे, और उसके बाद इंडियन ऑयल 94 नंबर पे, ठीक है ना। ऐसे 8 कंपनियां थी, 8 कंपनियों को गिनना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। टॉप 100 में 2 ही भारतीय शामिल रही थी, कौन कौन, एक तो रहा रिलायंस और दूसरा इंडियन ऑयल, ठीक है ना, टॉप 100 में। टोटल 8 कंपनियां शामिल थी, ये भी ध्यान रखना। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक देखा जाए तो यूएनडीपी इसको जारी करता है, ठीक है ना। विषय क्या था, विषय इस बार का केंद्रीय विषय था अनस्टैकिंग ग्लोबल पॉवर्टी डाटा फॉर हाई इम्पैक्ट एक्शन। ये इसके द्वारा बताया गया एमपीआई के द्वारा कि 6.1 बिलियन लोग में से 1.1 बिलियन लोग गंभीर रूप से बहुआयामी गरीबी की स्थिति में निवास कर रहे हैं। गंभीर रूप से कितने, 1.1 बिलियन लोग निवास कर रहे हैं, गंभीर एमपीआई में है, ठीक है ना। वहीं भारत का देखा जाए तो 15 वर्षों के अंतराल में 415 मिलियन लोगों को क्या कर दिया है, ये बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की है। 2005-6 से लेके 19-21 में देखा जाए तो 15 वर्षों में इसने 415 मिलियन लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला। भारत का एमपीआई मूल्य वर्ष 2005-6 में देखा जाए तो 0.283 से घटकर 15-16 में कितना हो गया, 0.122 हो गया, और 19-21 में 0.69 हो गया, ठीक है ना। ये अच्छा खासा अचीवमेंट बताता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो 2005-6 में बहुआयामी गरीबी स्थिति में कितने लोग निवास कर रहे थे, 645.7 मिलियन लोग निवास कर रहे थे। वहीं 15-16 में घट के कितना हो गया, 370.5 मिलियन हो गए। अभी लेटेस्ट के डाटा के हिसाब से अभी कितने मिलियन लोग हो गए हैं घट के, बहुआयामी गरीब में निवास कर रहे हैं 230.7 मिलियन लोग, ठीक है ना। द ग्लोबल 2000 सूची 2023 फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया। इसमें जेपी मॉर्गन चेस बैंक जो है यूएस का, वो नंबर 1 पे रहा, और दूसरे नंबर पे सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी जिसको अरामाको बोलते हैं वो दूसरे स्थान पे रहा। तो द ग्लोबल 2000 सूची में कौन रहा, जेपी मॉर्गन चेस बैंक रहा जो यूएस का है, और अरामाको सऊदी अरब का दूसरे स्थान पे रहा, ठीक है ना। अगर इसमें देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 45वें स्थान पे रहा, ठीक है ना। 2000 द ग्लोबल 2000 सूची में कुल भारतीय कंपनियां कितनी शामिल हैं, 55, ठीक है ना, 55, जबकि टॉप 500 में कितने हैं, 8 हैं। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, 7वां संस्करण जारी किया गया। कनेक्टेड टू कम्पीट शीर्षक रूप से ये जारी किया गया। 139 देश शामिल रहे टोटल, और इसमें देखा जाए तो सबसे लॉजिस्टिक में कौन रहा, सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष पे रहा, ध्यान रखना। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में सिंगापुर नंबर 1 पे रहा, फिनलैंड दूसरे स्थान पे रहा, ठीक है ना। अगर भारत की बात करें
लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, तो ये 38वें स्थान पे है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। 38वें स्थान पे यही केवल नहीं है, लिथुआनिया, पुर्तगाल, सऊदी अरब और तुर्की के साथ ये 8वें स्थान पे आता है। तो ये भी ध्यान रखना, लिथुआनिया, पुर्तगाल, सऊदी अरब और तुर्की के साथ ये 8वें स्थान पे आता है। 2018 में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में कौन सा नंबर पे था? 44वें स्थान पे था। कौन से नंबर पे? 44वें। विश्व यूनिकॉर्न सूचकांक में देखा जाए तो हुरून अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी किया गया सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो वैश्विक यूनिकॉर्न के नंबर में कौन है? यूएस है, दूसरे नंबर पे चाइना है और तीसरे नंबर पे भारत है। ठीक है ना, भारत है। तो 3 अगर यूनिकॉर्न में देखा जाए तो टॉप मोस्ट पे। ठीक है ना। तो यूएस में कितने यूनिकॉर्न है? 666 यूनिकॉर्न शामिल हैं। वहीं चीन में देखा जाए तो चीन दूसरे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर पे अगर देखा जाए, अच्छा, सर्वाधिक अगर यूनिकॉर्न में मूल्य देखा जाए, मूल्यवान देखा जाए यूनिकॉर्न में, तो बाइट डांस या टिकटॉक जो है ना वो नंबर 1 पे रहा। ठीक है ना, मूल्यवान में, यूनिकॉर्न में। और दूसरा नंबर पे कौन रहा है? स्पेस एक्स रहा। और तीसरे नंबर पे दुबई यूएई स्थित मैसेजिंग सेवा टेलीग्राम रहा तीसरे स्थान पे। तो सबसे नंबर 1 पे टिकटॉक, दूसरे नंबर पे कौन? स्पेस एक्स और तीसरे पे टेलीग्राम। अगर यूए का देश के हिसाब से देखा जाए तो यूएस नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे भारत है। ठीक है, भारत यूनिकॉर्न के संदर्भ में वैश्विक स्थान पे तीसरे स्थान पे। कितने भारत के यूनिकॉर्न हैं? तो टोटल 68 यूनिकॉर्न। ठीक है, यूनिकॉर्न कंपनी कौन होते हैं? जो जिनकी संपत्ति $1 बिलियन हो और वो किसी स्टॉक में सूचीबद्ध ना हो, उनको क्या बोला जाता है? यूनिकॉर्न बोला जाता है। 1 बिलियन क्या हो? उनके पास संपत्ति हो। विश्व के अरबपतियों की सूची 2023 फोर्ब्स ने जारी किया। ठीक है ना। तो फोर्ब्स के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा विश्व के अरबपति में सबसे नंबर 1 पे कौन रहा? तो बर्नार्ड अर्नल्ड एंड फैमिली रहा। दूसरे नंबर पे एलन मस्क रहे और तीसरे पे जेफ बेजोस रहे। ध्यान रखना, बर्नार्ड अर्नल्ड नंबर 1 पे रहे सबसे ज्यादा धनी में। ठीक है ना। भारत में देखा जाए तो मुकेश अंबानी रहे 9वें नंबर पे, गौतम अडानी 24वें नंबर पे, शिव नड्डा 55वें नंबर पे। सबसे अमीर भारतीय महिला देखा जाए तो सावित्री जिंदल एंड परिवार था। भारतीय अरबपतियों में देखा जाए तो वे 6वें स्थान पे थे। समग्र रैंकिंग में देखा जाए तो वो 94th में थे। ठीक है ना। हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट देखा जाए तो इसमें मुकेश अंबानी रिलायंस के इस सूची में टॉप 10 में जगह बना लिया। जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय थे। किसमें? हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट में टॉप 10 में एकमात्र। तो इसमें भी नंबर 1 पे कौन था? बर्नार्ड अर्नल्ड थे। दूसरे नंबर पे एलन मस्क थे। तीसरे नंबर पे जेफ बेजोस की जगह बर्टेन एंड फ्यूच एंड फैमिली दे दिया गया। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 जो यूएनडीपी द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है, उसमें उस रिपोर्ट का नाम दिया गया है अनसर्टेन टाइम्स, अनसेटल्ड लाइफ, शेपिंग और फ्यूचर इन ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। ये टाइटल नाम से भी पूछा जाता है। 191 देश शामिल हैं। अगर इसमें देखा जाए तो मानव विकास सूचकांक पूरे विश्व का कितना रहा? 0.732 रहा। ठीक है ना, जो कि पिछले 2019 की तुलना में क्या है? कम है। तो ध्यान रखना, पिछले के वर्ष में इस बार का जो जारी किया गया वो अधिक, मतलब 2019 के कंपैरिजन में ये कम है। अगर सबसे दयनीय स्थिति देखा जाए तो इसमें किसका रहा? दक्षिणी सूडान का 191 नंबर पे। ठीक है ना, एसडीआई में। और उसके बाद देखा जाए तो चार्ट का रहा। देखो, असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक में नंबर 1 पे कौन रहा? नंबर 1 पे आइसलैंड रहा। उसके बाद कौन रहा? नॉर्वे रहा। किसमें? असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक में। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश में सर्वोच्च स्थान कौन प्राप्त किया? डेनमार्क प्राप्त किया। भारत की स्थिति अगर देखा जाए मानव विकास में तो मध्यम मानव विकास वाला देश है भारत, और ये 132वें रैंक पे है। ध्यान रखना, एसडीआई रैंक में भारत का कौन सा है? 132वां रैंक है। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है ना। अगर ओवरऑल देखा जाए तो भारत में जीवन प्रत्याशिता कितना है? 67.2 है। और स्कूल अवधि की औसत वर्ष कितना है? 6.7 वर्ष है। स्कूल अवधि की अनुमानित वर्ष है 11.9 वर्ष। और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय कितना है? $6,590। ठीक है ना।
लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का कितना स्थान है? 122वें रैंक पे है 170 देश में। लैंगिक असमानता इनइक्वालिटी इंडेक्स में, ध्यान रखना। तो नंबर 1 पे एसडीआई में सबसे नंबर 1 पे कौन है? स्विट्जरलैंड। दूसरे नंबर पे नॉर्वे। तीसरे नंबर पे आइसलैंड है, ठीक है ना। और भारत का नंबर क्या है? 132वां है, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल हमारा आज का जो इकोनॉमी है पोर्शन खत्म हुआ। चलिए, थैंक यू सो मच।